नमस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, इंसान और उसके भाग्य की चिंता हमेशा सभी तकनीकी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए। जी। लेकिन तकनीक, खासकर जब डिफेंस की बात आती है, तो अक्सर वो दो-धारी तलवार जैसी होती है ना? बिल्कुल सही कहा। आज हम ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी और उसके जो रणनीतिक प्रभाव हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। हमारा विषय है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुआ एक सौदा। ये AMIM 120C8 यानी आमरा मिसाइलों के रखरखाव और पुर्जों से जुड़ा है। हाँ, ये कोई नई बिक्री नहीं है। ये पहले से जो मिसाइलें हैं उनके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। सही, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि इसका भारतीय उपमहाद्वीप पर, खासकर भारत-पाक शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ सकता है। हम इसके लिए यूरेशियन टाइम्स के एक लेख को आधार बना रहे हैं। जी, उस लेख में काफी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। हाँ, उसमें एक बड़ा नाटकीय सा चित्रण भी है थार रेगिस्तान के ऊपर, जैसे भारतीय राफेल और पाकिस्तानी F-16 आमने सामने हो और ये मिसाइल उसमें कैसे भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल, वो एक सिनेरियो बिल्डिंग है। अमेरिकी दूतावास ने तो खैर साफ किया है कि ये नई मिसाइलों की डिलीवरी नहीं है, ये मौजूदा स्टॉक के रखरखाव पुर्जों का अनुबंध संशोधन है। जी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इससे पाकिस्तान को पहले इस्तेमाल हुए मिसाइल स्टॉक को फिर से भरने का मौका मिल जाए। हाँ, ये एक संभावना है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है, पहले तो ये समझें कि ये AIM 120C8 मिसाइल आखिर है क्या, इसकी ताकत क्या है। बिल्कुल। फिर पाकिस्तानी वायुसेना PAF के लिए इसके क्या मायने हैं, और फिर इसकी तुलना भारतीय वायुसेना IAF के हथियारों से, खास तौर पर अस्त्र और ब्रह्मोस से। हाँ, ये तुलना जरूरी है। और आखिर में IAF की क्या जवाबी रणनीति हो सकती है और ये पूरा मामला भू राजनीतिक नजरिए से क्या कहता है। ये चर्चा UPSC की तैयारी करने वालों के लिए, हाँ, उनके लिए जरूरी हो सकती है। और जो लोग डिफेंस या जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं उनके लिए भी काफी जानकारी वाली हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो पहले बात करते हैं इस AM 120C8 एमरैम के। जी। ये रेथियन कंपनी बनाती है अच्छा। और ये एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल परिवार का कह सकते हैं सबसे नया सदस्य है, मतलब C8 संस्करण। ये एमरैम परिवार तो काफी पुराना और जाना माना है। जी हाँ, दशकों का विकास है इसके पीछे और कई युद्धों में इस्तेमाल भी हुई है, तो काफी मैच्योर टेक्नोलॉजी है ये। तो इसकी खास बातें क्या हैं? मतलब तकनीकी तौर पर ये कितनी आगे है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज और इसका गाइडेंस सिस्टम। रेंज कितनी है? जहां पुरानी AMRAAM मिसाइलें जैसे C5 वगैरह वो करीब 105 किलोमीटर तक जाती थीं, ये जो C8 है इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक बताई जाती है। 160 किलोमीटर, ये तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बढ़त है और ये सिर्फ रेंज की बात नहीं है, इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा है। एक्टिव रडार सीकर यानी फायर एंड फॉरगेट। हाँ बिल्कुल, मतलब एक बार मिसाइल लॉन्च हो गई तो पायलट को उसे लगातार गाइड नहीं करना पड़ता, मिसाइल खुद ही लक्ष्य का पीछा करती है। और इसके अलावा इसमें टू वे डेटा लिंक है, ये बहुत अहम है। टू वे डेटा लिंक, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी वो अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म यानी फाइटर जेट से या फिर एवैक्स जैसे कंट्रोल सेंटर से लगातार संपर्क में रह सकती है। अच्छा। तो अगर टारगेट अपनी दिशा बदलता है या कोई नया थ्रेट आता है तो मिसाइल को रियल टाइम में अपडेट भेजा जा सकता है। और पाकिस्तान के पास तो एवैक्स हैं, SAC 2000 एरियाई जैसे। जी हाँ, उनके पास है, तो वो इस क्षमता का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और जैमिंग से बचने के लिए इसमें GPS और INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है। और इसकी रफ्तार, स्पीड कैसी है? स्पीड भी काफी तेज है, मैक 4 बताई जाती है, यानी आवाज की रफ्तार से 4 गुना से भी ज्यादा, लगभग 4900 किलोमीटर प्रति घंटा। बाप रे। और ये मुड़ भी सकती है तेजी से? हाँ, 30G तक के शार्प टर्न्स ले सकती है। इससे लड़ाकू विमानों के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में 23 किलो का वॉरहेड है और इसका फ्यूज सिस्टम भी बेहतर है। इसका कोई युद्ध का अनुभव है? मतलब ये सिर्फ कागज पर ही इतनी खतरनाक है या असल में भी? नहीं, इसका कॉम्बैट रिकॉर्ड काफी सॉलिड है। 4900 से ज्यादा इसकी टेस्ट फायरिंग हो चुकी हैं। अच्छा। और अलग-अलग संघर्षों में 13 से ज्यादा कंफर्म्ड किल्स इसके नाम हैं। आपको याद होगा 2019 बालाकोट घटना के बाद हाँ, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने इसी AMRAM परिवार की मिसाइल से भारत का MiG-21 गिराया था। तो ये एक जांची परखी प्रूवन टेक्नोलॉजी है। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सकती है। फोर्स मल्टीप्लायर, ये शब्द आपने सही इस्तेमाल किया।
पैट को अक्सर हम देखते हैं कि वो सीमित संसाधनों के साथ लड़ने वाली लेकिन जुझारू एयरफोर्स मानी जाती है। जी। उनके F-16 ब्लॉक 52 विमान वो उनकी रीढ़ की हड्डी हैं। तो ये C-8 मिसाइल उनकी रणनीति और ताकत को कैसे बदल सकती है? ये कई तरह से असर डाल सकती है। सबसे पहला और सबसे साफ असर है स्टैंड ऑफ क्षमता का बढ़ना। स्टैंड ऑफ क्षमता मतलब दूर से ही हमला करने की काबिलियत। 160 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि पैफ के F-16 विमान भारतीय सीमा के बहुत अंदर आए बिना ज्यादा सुरक्षित दूरी से ही भारतीय विमानों को निशाना बना सकते हैं, जैसे तेजस हुआ या मिराज 2000। और हमारे इन विमानों की जो मौजूदा मिसाइलें हैं, जैसे R-77 या अस्त्र मार्क 1, उनकी रेंज तो कम है। हाँ, उनकी रेंज करीब 110 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पैफ को एक बढ़त मिल सकती है। यानी वो पहले देखो पहले मारो वाली स्थिति, जैसे फर्स्ट लुक फर्स्ट किल कहते हैं, खासकर कश्मीर जैसे इलाकों में जहां सीमाएं बिल्कुल पास हैं। हाँ, सैद्धांतिक तौर पे ये मुमकिन है। F-16 अपनी सीमा में रहते हुए अपने रडार से या AWS से टारगेट की जानकारी लेकर दूर से ही C-8 दागकर वापस मुड़ सकता है। इसे शूट एंड स्कूट कहते हैं शायद। बिल्कुल, शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स। ये भारतीय गश्ती विमानों के लिए या जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये तो रेंज की बात हुई। इसके अलावा और क्या असर हो सकते हैं? दूसरा असर है इसकी बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीयता। जैसा मैंने कहा, इसका GPS INS नेविगेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ ज्यादा मजबूत माना जाता है। अच्छा। और पाकिस्तान के पास पहले से चीनी PL-15 मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज भी लंबी कही जाती है, हालांकि वो इतनी आजमाई हुई नहीं है। तो C-8 और PL-15 मिलकर भारतीय वायु रक्षा पर दबाव बढ़ा सकते हैं। ये उनके F-16 विमानों को आने वाले कई सालों तक, शायद 2030 के बाद भी काम का बनाए रख सकती है। और इसकी लागत का भी कोई पहलू है? क्या ये बहुत महंगी है? एक मिसाइल की कीमत करीब $1 से $2 मिलियन बताई जाती है। अच्छा। अगर तुलना करें तो राफेल पे लगी मिट्योर मिसाइल करीब $3 मिलियन की है। हालांकि मिट्योर की क्षमताएं अलग और ज्यादा उन्नत है, खासकर उसकी मोटर। ठीक है। और तीसरा असर शायद मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी होगा? निश्चित रूप से। इससे PF का आत्मविश्वास बढ़ेगा। वो नई रणनीतियां बनाएंगे, पायलटों को इस पर ट्रेनिंग देंगे। ये उनकी जो निवारक क्षमता है, जिसे डेटरेंस कहते हैं, उसे और मजबूत करेगा। और इसके कुछ भूराजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं? हाँ, कुछ विश्लेषक इसे ऐसे देख रहे हैं कि अमेरिका शायद चीन के बढ़ते असर को या भारत के क्वाड में ज्यादा सक्रिय होने को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को ये मदद दे रहा है। ये अमेरिका की रीजनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो ये तो हुई PF की बढ़ती ताकत की बात। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं, भारत की तैयारी। इस नई चुनौती के सामने भारतीय वायुसेना के पास क्या है? खासकर हमारी अपनी अस्त्र मिसाइल और वो जिसे गेम चेंजर कहा जाता है, ब्रह्मोस। हाँ, ये तुलना बहुत जरूरी है। पहले अस्त्र की बात करते हैं। DRDO ने इसे बनाया है। अस्त्र मार्क 1 MT-1 हमारी स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। BVR मिसाइल, हाँ। इसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर है। इसमें भी एक्टिव रडार सीकर है और इसकी खास बात है इसका धुआं रहित मोटर, स्मोकलेस मोटर। उससे क्या फायदा होता है? उससे मिसाइल लॉन्च होने पर उसका पता लगाना दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो ये AMARM C-8 के मुकाबले कहाँ है? देखिए, अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर, C-8 160 किलोमीटर से कम है। और इसमें वो 2-वे डेटा लिंक भी नहीं है जो C-8 में है। C-8 ज्यादा परिपक्व, ज्यादा युद्ध में आजमाई हुई मिसाइल है और उसकी ECCM क्षमता यानी जैमिंग को काटने की क्षमता भी शायद बेहतर हो। लेकिन अस्त्र का भी तो कोई फायदा होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा है कि ये स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। तो सप्लाई की कोई चिंता नहीं और इसे हम अपने कई प्लेटफॉर्म्स पर लगा रहे हैं। Su-30 MKI, तेजस, MiG-29, ये इसकी बड़ी ताकत है। और क्या अस्त्र का कोई बेहतर संस्करण भी आ रहा है जिससे रेंज का ये अंतर कम हो सके? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अस्त्र मार्क 2 MK2 पर काम तेजी से चल रहा है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। अच्छा, तो ये C-8 के बराबर या उससे ज्यादा? जी हाँ, और इसमें डुअल पल्स मोटर जैसी नई तकनीक होने की उम्मीद है। ये मिसाइल को आखिरी चरण में ज्यादा एनर्जी और मैन्यूवरेबिलिटी देगी। इसके शायद 2026 तक सेवा में आने की उम्मीद है। और इसके बाद भी कुछ है? हाँ, अस्त्र मार्क 3 पर भी काम शुरू हो चुका है, जिसकी रेंज और भी ज्यादा होगी।
तो भविष्य में भारत इस मामले में न सिर्फ बराबरी करेगा बल्कि शायद आगे भी निकल जाए। ठीक है, ये तो हुई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की सीधी तुलना। अब आते हैं ब्रह्मोस पर। लेख में एक काल्पनिक ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था जिसमें ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कर दिए। ये कितना यथार्थवादी लगता है? देखिए, ब्रह्मोस बिल्कुल अलग तरह का हथियार है। ये एयर टू एयर मिसाइल है ही नहीं। हाँ, ये तो क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। इसकी रफ्तार है मैक 2.8 से 3.0, मतलब आवाज से करीब 3 गुना तेज। और रेंज? हवा से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण की रेंज 2900 से लेकर अब 500 किलोमीटर तक हो गई है और ये 300 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जा सकती है। तो इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है जमीनी ठिकानों को निशाना बनाना, जैसे एयरबेस, कमांड सेंटर, रडार स्टेशन या फिर समुद्री जहाज। ये स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए है। तो फिर AMRAM और ब्रह्मोस की तुलना कैसे करें? ये तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। हाँ, ये बिल्कुल सेब और संतरे, या शायद सेब और एक बहुत बड़े बहुत तेज तरबूज की तुलना करने जैसा है। AMRM हवा में फाइटर जेट से लड़ने के लिए है, एक टैक्टिकल हथियार। ब्रह्मोस जमीन पर या समुद्र में बड़े महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने के लिए है। ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। तो पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ है? उनके पास HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मोस की स्पीड और उसकी नीचे उड़ने की क्षमता, मतलब टेरेन हगिंग, उसे रोकना बहुत मुश्किल बना देती है। और वो ऑपरेशन सिंदूर वाला काल्पनिक परिदृश्य जो लेख में था? हाँ, वो मई 2025 का एक काल्पनिक परिदृश्य था जो ब्रह्मोस की ताकत दिखाने के लिए बनाया गया था। उसमें क्या दिखाया गया था? उसमें ये दिखाया गया कि कैसे भारतीय SU-30 और MiG-29 के विमानों ने ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। उन्होंने डमी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी रडार को धोखा देने के लिए। अच्छा, चालाकी से। हाँ, और फिर ब्रह्मोस मिसाइलों ने जमीन के बहुत करीब उड़ते हुए GPS गाइडेंस के साथ पाकिस्तान के अहम एयरबेस जैसे नूर खान, सरगोदा, रफीकी, इनको निशाना बनाया। और नतीजा? घंटों में ठप हो गए। उन्हें प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिला। ये दिखाता है कि भारत के पास दुश्मन के इलाके में अंदर घुसकर उनके एयरबेस को बेकार करने की क्षमता है, इससे पहले कि वो अपने F-16 और AMRM का ठीक से इस्तेमाल भी कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां C-8 PAF को हवा में लड़ाई में एक बढ़त दे सकती है, वहीं ब्रह्मोस भारत को एक ऐसा रणनीतिक हथियार देता है जो सीधे जड़ पर हमला करके उस बढ़त को काफी हद तक कम कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रह्मोस ये सुनिश्चित करता है कि अगर तनाव बढ़ता है तो भारत के पास दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने का एक बहुत शक्तिशाली विकल्प है। और लेख में भी शायद यही कहा गया है। हाँ, लेख भी यही कहता है कि IAF की जो संख्यात्मक बढ़त है, स्क्वाड्रन के मामले में लगभग 3.1 का अनुपात। हाँ। फिर राफेल पर लगी मीटियो मिसाइल, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है, C-8 से भी ज्यादा। सही। S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम और फिर ब्रह्मोस, ये सब मिलकर PAF के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं। ये सब जानने के बाद अब सवाल ये है कि भारतीय वायुसेना IAF इस AM-120C-8 के खतरे से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकती है या शायद उठा रही है? सिर्फ ब्रह्मोस पर निर्भर रहना तो शायद काफी नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। IAF एक मल्टी लेयर्ड, मतलब कई परतों वाली रणनीति पर काम कर रही है या कर सकती है। जैसे कि पहला कदम तो है मिसाइल के मामले में बराबरी करना या आगे निकलना। जैसा हमने बात की अस्त्र MK2, जिसकी रेंज 160+ किलोमीटर होगी, और भविष्य में MK3, इनको तेजी से डेवलप करके तैनात करना। और मीटियोर तो है ही। हाँ, राफेल पर मीटियोर पहले से ही C-8 से बेहतर रेंज देती है। Su-30 MKI के लिए रूसी R-77-1 मिसाइलों का स्टॉक बढ़ाना भी एक विकल्प हो सकता है। ठीक है, ये तो हुई मिसाइल की बात। और क्या? दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, EW जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता। जी, इसमें अगली पीढ़ी के जैमर बनाना शामिल है। ऐसे जैमर जो MRAM जैसी मिसाइलों के रडार सीकर को कंफ्यूज कर दें या बेकार कर दें। राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम इसमें सक्षम है। हाँ, राफेल का स्पेक्ट्रा सूट बहुत एडवांस माना जाता है और 2019 की घटना का भी जिक्र आता है जहां कहा गया कि Su-30 MKI के जैमर ने एक MRAM मिसाइल को नाकाम किया था। तो इस क्षमता को और बढ़ाना होगा। शायद समर्पित EW विमान जैसे अमरीकी EA-218 ग्राउलर है,
वैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी विचार हो सकता है। तीसरा पहलू शायद नेटवर्क और संख्या का फायदा उठाना। बिल्कुल। तीसरा पहलू है अपने AWACs जैसे नेत्रा और फाल्कन और जमीनी रडार नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल करना, ताकि हवा में क्या हो रहा है इसकी पूरी और साफ तस्वीर मिले। और अपनी संख्या का फायदा? हाँ, IAF के पास PAF से ज्यादा स्क्वाड्रन है। इस संख्यात्मक बढ़त का इस्तेमाल दुश्मन के विमानों को घेरने या उन पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है, जैसे एक F-16 के मुकाबले 2 Su-30 भेजना। ठीक है। और जमीन से जुड़े उपाय? चौथा पहलू है स्टैंड ऑफ क्षमता का इस्तेमाल। न सिर्फ ब्रह्मोस बल्कि निर्भय जैसी सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से भी दुश्मन के एयरबेस, रडार, कमांड सेंटर, इनको संघर्ष शुरू होते ही निशाना बनाना, ताकि वो अपने विमान उड़ा ही ना पाएं। मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की क्षमता। जी, और साथ ही अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करना आकाश NG जैसे नए स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से। तो ये एक तरह से डिफेंस और ऑफेंस दोनों का मिश्रण है। बिल्कुल। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ट्रेनिंग और भविष्य की तकनीक। ट्रेनिंग कैसी? पायलटों को इन नए खतरों से निपटने की ट्रेनिंग देना, तरंग शक्ति जैसे बड़े युद्धाभ्यासों में इसका अभ्यास करना, और लंबी अवधि में AMCA जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के विकास और तैनाती में तेजी लाना। स्टेल्थ फाइटर जो रडार की पकड़ में ना आए? जी, जो दुश्मन के रडार से बचकर ऑपरेशन कर सकें। तो रणनीति ये नहीं है कि CA-80I तो हम भी वैसी मिसाइल ले आएं, बल्कि एक पूरी कई स्तरों वाली जवाबी कार्रवाई तैयार करना। बिल्कुल। जैसा उस लेख में एक विश्लेषक ने कहा है, AMRM पाफ को एक ताकतवर मुक्का मारने की क्षमता देता है। IAF का काम है उस मुक्के से बचना, उसे झेलना और फिर पलटकर ऐसा वार करना कि दुश्मन संभल ना पाए। ये सिर्फ तकनीक बनाम तकनीक की लड़ाई नहीं है, ये रणनीति, ट्रेनिंग, संख्या बल और गहराई की भी लड़ाई है। और इन सब के पीछे वो बड़े भू राजनीतिक समीकरण तो चल ही रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के बदलते रिश्ते, चीन का एंगल, भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं और आत्मनिर्भर भारत पर हमारा जोर, ये सब मिलकर इस तस्वीर को और भी जटिल बना देते हैं। सही कहा। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का एक सार निकालें तो क्या कहेंगे? AOM-120C8 मिसाइल का ये सौदा या रखरखाव का अनुबंध पाकिस्तानी वायुसेना की हवा से हवा में मार करने की ताकत, खासकर रेंज और सटीकता के मामले में, उसे निश्चित रूप से बढ़ाता है। जी, ये एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन भारतीय वायुसेना के पास इसके जवाब में कई मौजूदा और विकसित हो रहे उपाय हैं, जैसे अस्त्र मिसाइलों का विकास, राफेल पर मीटियोर का होना, ब्रह्मोस जैसा शक्तिशाली रणनीतिक हथियार, संख्यात्मक बढ़त, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं। हाँ, और एक सोची समझी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी। लेख का निष्कर्ष भी शायद यही कहता है कि PAF के बाज भले ही और तेज हो गए हों, लेकिन IAF के बाग अपनी संख्या, अपनी स्वदेशी क्षमता और ब्रह्मोस जैसे तुरुप के इक्के के दम पर अब भी बहुत प्रभावी बने हुए हैं।
लेकिन भारतीय वायुसेना के पास इसके जवाब में कई मौजूदा और विकसित हो रहे उपाय हैं, जैसे अस्त्र मिसाइलों का विकास, राफेल पर मीटियोर का होना, ब्रह्मोस जैसा शक्तिशाली रणनीतिक हथियार। संख्यात्मक बढ़त, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं। हाँ, और एक सोची समझी मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी। लेख का निष्कर्ष भी शायद यही कहता है कि पीएएफ के बाज भले ही और तेज हो गए हों, लेकिन आईएएफ के बाग अपनी संख्या, अपनी स्वदेशी क्षमता और ब्रह्मोस जैसे तुरुप के इक्के के दम पर अभी बहुत प्रभावी बने हुए हैं। हाँ, और अगर एक आखिरी बात कहूं तो ये C-18 सौदा भले ही अभी शक्ति संतुलन में कुछ हलचल पैदा करे, लेकिन लंबी दौड़ में हवाई ताकत शायद उसी तरफ झुकेगी जो सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की क्षमता बनाने पर, रणनीतिक गहराई पर और एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस बनाने पर ध्यान दे रहा है। धैर्यवान निर्माता वाली बात। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मिसाइल बनाम दूसरी मिसाइल की बात नहीं है। ये पूरे इकोसिस्टम की, सहन शक्ति की और भविष्य की तैयारी की बात है। ये विश्लेषण निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वालों और रक्षा व भू राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए काफी सोचने वाला है। यूरेशियन टाइम्स के लेख पर आधारित इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि AIM-120C8 वाकई में गेम चेंजर साबित होगी, या आईएएफ की तैयारी और रणनीतिक गहराई काफी है? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। जी, हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको ये गहराई वाली बातचीत पसंद आई तो कृपया लाइक करें और भविष्य में ऐसे और विषयों पर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।